गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हाफ ईयरली एग्जाम सितंबर 2022 कक्षा 9 और विषय सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस। समय 90 मिनट और कुल अंक है 40। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है बच्चों, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? श्रीमती एनी बेसेंट पहला ऑप्शन, सर विलियम जोन्स दूसरा ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद और मैडलिन स्लैड। तो इन जो चार ऑप्शन हैं इनमें सबसे सही जो ऑप्शन है वो क्या है? श्रीमती एनी बेसेंट, क्योंकि थियोसोफिकल सोसाइटी की जो सबसे बड़े जो नेता के रूप में रही हैं। और तो यहाँ पर चार में से ये सही ऑप्शन है क्या? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1897 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1910, 1942। तो यहाँ पर ख जो ऑप्शन है यानी कि बी 1913 वो बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 77 डिग्री 6 मिनट, 82 डिग्री 32 मिनट। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो क यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 97 डिग्री 25 मिनट्स। आगे है फोर्थ क्वेश्चन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की सीमाएं लगती हैं। चीन से लगती हैं? नो। भूटान? नहीं। यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा गया है नेपाल। नेपाल से उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं लगती हैं। और गया है म्यांमार, ये भी नहीं है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो गया है यानी कि सी ऑप्शन नेपाल, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, कंचनजंगा, महेंद्रगिरी और खासी। ये गए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। तो सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक, पश्चिमी घाट की ढलान। तो सही जो ऑप्शन है वो गया है अमरकंटक। अमरकंटक जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है? क्या ऑप्शन है, संपत्ति मालिकों को वोट देने का अधिकार। केवल संपत्ति मालिक है ना जो जिनके पास बहुत सारी संपत्ति, उनको ही वोट देने का अधिकार, ऐसा तो नहीं होता है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार, ऐसा भी नहीं है। गए है सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार। वयस्क यानी कि जो जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है उन सबको अधिकार। तो ये गए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। अश्वेतों को वोट देने का अधिकार, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट टू वोट टू ऑल अडल्ट्स, वयस्क यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, यहाँ पर हमने देखना पड़ेगा उद्देश्य प्रस्ताव है क्वेश्चन में, किसने पेश किया? देखो, एक था प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, लेकिन यहाँ पर ये है उद्देश्य प्रस्ताव। डॉक्टर अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये ख ऑप्शन है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उद्देश्य प्रस्ताव के। गए है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर ख ऑप्शन यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये बिल्कुल ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, निम्नलिखित में से कौन भारत में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है? विधानसभाओं के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से, ये तो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। लोकसभा के सदस्य ये भी प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। राज्यसभा के सदस्य, ये सही ऑप्शन है गए, ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। गए पंचायत के सदस्य ये भी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो हमारे यहाँ पर गए ऑप्शन यानी कि मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, इनमें से कौन उत्पादन के लिए आवश्यक है? उत्पादन करने के लिए कौन आवश्यक है? तो देखिएगा, भूमि तो जरूर चाहिए, श्रम भी चाहिए, भौतिक और मानव पूंजी भी चाहिए। तो फिर रह क्या गया? गया ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल ने किया? विच गवर्नर जनरल पार्टीशन बंगाल, किसने विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं? नदियाँ जो रिवर्स हैं, वाई आर रिवर्स इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी? नदियाँ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखो, नदियाँ हमें जल
प्रदान करती है, यानी कि सिंचाई के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है, तो नदियों से सिंचाई, नदियों के द्वारा पानी आता है और सिंचाई होती है। बिजली बनाने के लिए यानी कि जो ऊर्जा है वो बनाई जाती है, बिजली, विद्युत जिसको हम बोलते हैं, बिजली बनाने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, पेयजल की आपूर्ति के लिए भी है। तो नदियाँ जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि सिंचाई होगी तभी तो अर्थव्यवस्था तरक्की करेगी, अच्छा अनाज होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा, और बिजली होगी तभी कारखाने चलेंगे, और पेयजल आपूर्ति, पीने का पानी होगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। यानी कि तीनों चीज़ों के लिए और भी बहुत सारे प्रयोग हैं पानी के, तो नदियाँ इसलिए इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी? जिस लोकतंत्र में नागरिक प्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण में के कार्य में भाग लेते हो, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने का जो कार्य है उसमें नागरिक भाग ले, आम आदमी उसमें भाग लेता है, तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रस्तावना क्या है? विच इज व्हाट इज मेंट बाय प्रीएम्बल? प्रीएम्बल जो होती है वो संविधान की एक तरह से आत्मा होती है। प्रस्तावना संविधान का परिचय या सार होता है, उसके परिचय देने के लिए होती है। पूरे संविधान में क्या है उसका, जो पूरे संविधान में उसका सूक्ष्म तम रूप जो होता है, छोटा जो रूप होता है, उसको प्रस्तावना बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बेरोजगारी के कोई दो प्रकार बताइए, गांव में जो बेरोजगारी पाई जाती है। राइट एनी टू टाइप्स ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। जो बेरोजगारी है गांव की वो कौन सी है? मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, एक खुली बेरोजगारी भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो मेन है मौसमी, यानी कि मौसम के अनुसार जैसे ही मौसम खराब होता है तो सीजन होता है, जैसे खरीफ का सीजन है, रबी की फसलों का सीजन है, जायद की फसलों का भी सीजन होता है, लेकिन इसके बाद कुछ महीने श्रमिक बेरोजगार रहते हैं, उसको मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। अदृश्य बेरोजगारी होती है छुपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें काम तो करते हुए दिखाई देते हैं सदस्य, लेकिन पूर्ण रूप से उनको रोजगार नहीं मिलता है, यानी कि जितने सदस्यों की जरूरत होती है उससे ज़्यादा सदस्य काम करते हैं वहाँ पर, तो उसको अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं। 15 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, अब है 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न इस प्रकार से है बच्चों, देखो, आर्य समाज आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। आर्य समाज आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है, हिंदू सुधार आंदोलन है। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने अप्रैल 1875 में बम्बई में की थी। इसका उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास और पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना था। पाश्चात्य प्रभाव यानी कि जो अंग्रेजी जो लोग थे हमारे यहाँ, पश्चिमी जो सभ्यता थी, पश्चिम के जो लोग आ गए थे हमारे यहाँ राज करने के लिए, तो उसको दूर करना था, और जो वैदिक जो हमारी जो वैदिक धर्म था उसको दोबारा से शुद्ध रूप से, जिसमें कुछ विकार आ गए थे। अगला क्वेश्चन है, मतदान के अधिकार का क्या महत्व है? मतदान के अधिकार का क्या महत्व है? मतदान का अधिकार नागरिक का वह कानूनी अधिकार है जिसके द्वारा वह अपने प्रतिनिधि का चयन करता है वोट डाल करके, यानी कि उसका एक वोट की अहमियत होती है। वोट डाल करके मताधिकार द्वारा नागरिकों को प्रशासन तथा राजनीति में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। ये है मतदान के अधिकार का महत्व। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हरित क्रांति का क्या महत्व है? देखो, हरित क्रांति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई थी। लगभग देखो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई थी वो गेहूं के उत्पादन में हुई थी, और कृषि आधारित उद्योग तेजी से बढ़ने लगे थे। कृषि के आधारित जो उद्योग है कृषि पर, वो तेजी से बढ़ने लगे थे। कृषकों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ था, इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था जो फार्मर्स का, वो काफ़ी ऊंचा हो गया था, क्योंकि अच्छी आमदनी होने लगी थी। अनाज का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन बढ़ा था। तो हरित क्रांति थी ये 1960 और 70 के बीच में, यानी कि 1967-68 में हरित क्रांति आई थी। और हरित क्रांति जो है उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ था, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी की घटना का संक्षिप्त वर्णन करें। 19वां प्रश्न है, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ जिले के गांव काकोरी के रेलवे स्टेशन से चली सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को क्रांतिकारियों ने जंजीर खींचकर रोक लिया और सरकारी खजाने को लूट लिया।
राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में यह योजना बनाई गई थी और ये था काकोरी की घटना। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच अंतर लिखिए। देखिएगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, तो ये देखेंगे यहाँ पर हम पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण तक अरब सागर के समानांतर फैले हैं, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार बंगाल की खाड़ी के साथ साथ है। जिधर बंगाल की खाड़ी है उधर पूर्वी घाट है और जिधर अरब सागर है उधर पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट की, और इसके विपरीत पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुदी है। पश्चिमी घाट के पर्वत अधिक ऊंचे हैं अपेक्षाकृत उससे, यानी कि पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट के ज़्यादा ऊंचे हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की गुणवत्ता की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। दोबारा से हम देखेंगे, जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। यह अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। स्वस्थ व साक्षर जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। किसी भी देश की जो स्वस्थ जनसंख्या है और पढ़ी लिखी जनसंख्या है वो उसकी परिसंपत्ति होती है। तो ये होती है जनसंख्या की गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत का केंद्रीय स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत का केंद्रीय स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? और यहाँ पर अथवा दिया गया है क्वेश्चन में, अथवा और करके हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच महत्वपूर्ण अंतर पर चर्चा करें। तो यहाँ पर दो नदियाँ हैं, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय की नदियाँ। तो जो हिमालय की नदियाँ वो क्या हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ, इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखो, हिमालय की जो नदियाँ हैं इन नदियों की लंबाई बहुत अधिक है। इनकी बहुत अधिक लंबाई है हिमालय की नदियों की। इनकी लंबाई अपेक्षाकृत कम है। किसकी? प्रायद्वीपीय नदियों की। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनकी कम है। अगला है, ये नदियाँ 12मासी हैं, यानी कि 12 के 12 महीने बहती रहती हैं हिमालय की नदियाँ, जबकि ये नदियाँ मौसमी हैं। कौन सी? प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसम के अनुसार, यानी कि जब बारिश का मौसम होता है, मानसून आती है, तभी ये बहती हैं। तीसरा पॉइंट, इन नदियों से विद्युत उत्पन्न की जाती है। हिमालय की नदियों से विद्युत, बिजली उत्पन्न की जाती है और सारा वर्ष सिंचाई के लिए जल प्राप्त किया जाता है, क्योंकि ये तो 12मासी है। और इन नदियों से सारा वर्ष सिंचाई नहीं की जा सकती, ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। ये नदियाँ यातायात की दृष्टि से उपयोगी नहीं हैं। कौन सी? हिमालय की नदियाँ। ये नदियाँ यातायात की सुविधा प्रदान करती हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब देखिए, क्योंकि हिमालय की नदियाँ पहाड़ों पर होती हैं, पहाड़ों से निकलती हैं, और ये इसकी प्लेन एरिया होता, तो इसलिए ये नदियाँ पूर्ववर्ती हैं। ये ढाल के विपरीत बहती हैं। ये नदियाँ विस्तृत मैदान का निर्माण करती हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो 5वां पॉइंट है इसका ध्यान से आप देखेंगे। 5वां पॉइंट, ये नदियाँ अनुवर्ती हैं और ये ढाल के अनुसार बहती हैं। जबकि 6ठा पॉइंट आप देखेंगे, ये नदियाँ विस्तृत मैदान का निर्माण करती हैं। और इसमें जो 6ठा पॉइंट है यहाँ पर, ये नदियाँ पठारी भागों से होकर गुजरती हैं। इन नदियों के मुहाने पर ही संकरे मैदान बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां प्रश्न जो है, लोकतंत्र किसी भी अन्य प्रकार की सरकार से बेहतर है, अपने पक्ष में तर्क दीजिए। देखिएगा, जो लोकतंत्र है और इसका अथवा भी है, भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, समझाइए। तो हम ए ऑप्शन इसका करेंगे, पहले वाला। लोकतंत्र किसी भी अन्य प्रकार की सरकार से बेहतर है, अपने पक्ष में तर्क दीजिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था निम्नलिखित विशेषताओं के कारण अन्य शासन व्यवस्थाओं से श्रेष्ठ है। लोकतंत्र स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों पर आधारित है। और देखो, पहला पॉइंट हमने बताया, लोकतंत्र स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों पर आधारित है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है। तीसरा पॉइंट है, लोकतंत्र में निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, यानी कि बढ़िया सही से निर्णय हम यहाँ पर ले सकते हैं।
लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों व नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के अंदर काम करती है। दोबारा से हम देखेंगे, लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों, इनके संविधान में जो कानून बनाए गए हैं, और नागरिक अधिकारों द्वारा नागरिक के जो अधिकार हैं खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के अंदर काम करती है। लोकतंत्र मतभेदों व टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। तो बच्चों, ये थे हमारे 23 प्रश्न, और हमारा जो 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर था ये बिल्कुल सोल्व कर दिया है, और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।